हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। महाराष्ट्र जो जाना जाता है अपनी जीवटता के लिए, महाराष्ट्र जिसने हमको मराठास दिए हैं, महाराष्ट्र जिसने हमको शिवाजी, वीर शिवाजी दिए हैं, उस महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, पॉलिटिशियन, जन नेता और जनता को समर्पित अजीत पवार का निधन हो गया। निधन ऐसी घटना में हुआ कि शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। हम जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, तकनीक का विकास करते जा रहे हैं, वही तकनीक एक दिन हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। क्या हुआ है इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस घटना को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर इसके सारे के सारे डिमेंशन को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अजीत पवार एक युग का अंत, और अंत भी कैसा हुआ है, दुखद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जन नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि, नमन है कि अपने प्राणों का न्यौछावर ही देश सेवा में यहाँ पे कर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार और विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। DGCA ने इसकी पुष्टि की है कि 66 वर्षीय दिग्गज नेता की डेथ हो गई है और बारामती में एक दुखद विमान घटना में मुंबई से बारामती के लिए जा रहे थे और अपना जो विमान है उसको लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया लैंड करने का, वहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ और उसके कारण डेथ हुई। अब टेक्निकल है या नहीं है ये तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट बताएगी। अभी तो हमको सिर्फ इस पूरी खबर को एनालाइज करना है, लास्ट में इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यह दुर्घटना उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती में हुई, जब भी मुंबई से वहाँ जा रहे थे। देखिए भाई, ये मुंबई आप देखेंगे, मुंबई से कहाँ जा रहे थे, बारामती। तो आपसे कोई पूछ सकता है इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था, बारामती। विमान याद रखना है लीयरजेट 45 है ना, लार्जेट 45। ऑपरेटर थे VSR, प्रस्थान मुंबई और गंतव्य कहाँ था, बारामती। तो इस विमान के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इन विमानों का नाम पूछा जाता है। तो आप बता देंगे लीयरजेट 45 ये विमान है, ऑपरेटर VSR इसको ऑपरेट कर रहे थे, मुंबई से कहाँ जा रहे थे, बारामती, जब जाकर इनकी डेथ हुई। दुर्घटना का समय सुबह 8:45 हुआ था, है ना। फ्लाइट राडार 24 के आंकड़ों के अनुसार विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए दूसरा प्रयास, सेकंड अप्रोच कर रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप समझिए, विमान है और विमान के द्वारा लैंडिंग का सेकंड ट्रायल यहाँ पर कर रहा था और सेकंड ट्रायल करते समय, सेकंड अप्रोच करते समय ये दुर्घटना ग्रसित हुआ। अब दुर्घटना कैसे हुई इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दुर्घटना हुई है। हुई कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, प्लेन कौन सा था, आप इन सारी बातों को याद रख लेंगे। अब देखो, प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी एक भयावह मंजर। जैसे ही हम मौके पर पहुंचे तो विमान में आग लगी हुई थी और 4 से 5 और धमाके हुए। लोगों ने यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पास जाना नामुमकिन था। जिन लोगों ने इस भयावह मंजर को देखा होगा उन पर भी क्या गुजरी होगी। जिनके साथ हुआ है वो चले गए हैं, पर इसको झेलेगा कौन, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उन पर क्या गुजरेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, संवेदनाएं जारी कर सकते हैं, सरकार कंपनसेशन दे सकती है, 2 दिन 4 दिन मीडिया में कवरेज मिल जाएगी। उसके बाद क्या, वो जीवन जिसमें सिर्फ अकेलापन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं, ये उनको ही पता है। भगवान उनको मजबूती दे, संबल दे कि अपने आप को संभालें और बेहतर करें जीवन में, ध्यान रखना। अब देखो, 5 अनमोल जिंदगियां खो गई हैं, जिसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, 2 इनके निजी कर्मचारी, 2 पायलट और क्रू मेंबर थे। हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मृत्यु यहाँ पर हो गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपनी ही कर्मभूमि में अंतिम सांस ली है, ये आप कहने के लिए एक ठीक खबर है कि भाई, मतलब जहां से शुरू किया वहीं अपने आप को छोड़कर गए। पर क्या ये उम्र थी छोड़कर जाने की, क्या ये तरीका, क्या इस तरीके से जाना दुखद नहीं है, बहुत ही दुखद है। आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से अगर भारत में आप एक बार समझने की कोशिश करें, अच्छा देखिए, सहकारिता जो आंदोलन है इसके स्तंभ हुआ करते थे, जमीनी नेता थे, उन्होंने जमीन स्तर के सहकारी आंदोलन के माध्यम से अपना राजनीतिक आधार बनाया। सहकारिता आप सबको पता है कि जब लोग एक समूह में मिलकर कोई काम करना शुरू करते हैं, आप उसको सहकारिता या कोऑपरेटिज्म कहते हैं। तो इससे अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। शुगर बेल्ट, राज्य के समृद्ध शुगर बेल्ट में उनका व्यापक प्रभाव था। ग्रामीण पकड़ काफ़ी मजबूत थी, वे ग्रामीण मतदाताओं को एकजुट करने की अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक विरासत और नेतृत्व, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के संस्थापक, शरद पवार के भतीजे
अजीत पवार राज्य की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। अजीत पवार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले संघीय गठबंधन का हिस्सा थे और महाराष्ट्र के दूसरे सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो एनसीपी के लीडर थे। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं शरद पवार के बारे में। इन्होंने एनसीपी को बनाया और एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे इवॉल्व किया। और अजीत पवार जो हैं, ये जो एनडीए है उसका हिस्सा थे और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे। शोक की लहर, जन सैलाब हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ये तो हमको दिखाई दोगी। हर व्यक्ति ने अपनी तरीके से यहाँ पर शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए उनका जुनून विशेष रूप से उल्लेखनीय था। वे एक बेहद मेहनती व्यक्तित्व के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये ट्वीट है। देवेंद्र फडणवीस जी का भी आपको ट्वीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पर रद्द रहेंगे। राज्य सरकार ने उनकी लंबी सेवा और प्रभाव को सम्मान देते हुए ये घोषणा कर दी है। ठीक है, अब देखो सवाल एक बहुत बड़ा है। सवाल क्या है कि आप इस कहानी को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से देख सकते हैं। ठीक, हमारे जो होमी जहांगीर थे, होमी जहांगीर कहते हैं कि जो होमी जहांगीर थे इनके साथ तो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, इनके साथ तो षड्यंत्र हुआ। उसके बाद आप लोग देखेंगे राजीव गांधी, ये एक नाम नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि राजीव गांधी जी आपको आ जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर माधवराव सिंधिया जब पीएम बनने की रेस में थे, इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो बिपिन रावत हैं, हमारे सीडीएस बिपिन रावत, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं किनकी, अजीत पवार की। ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनकी डेथ इस तरीके से होती है। अब यहाँ कुछ बहुत बड़े सवाल निकल के आते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा कि ये जो प्लेन क्रैश होते हैं, इस प्लेन क्रैश के पीछे की वजह को तलाशने की कोशिश करें तो क्या वजह हो सकती है। देखो, एक सवाल हमेशा सबके मन में चलता है कि क्या ये षड्यंत्र तो नहीं है। पॉलिटिक्स, राजनीति जिसमें किसी का कोई सगा नहीं होता, कौन कब किस तरीके से किसके खिलाफ षड्यंत्र रचते, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर षड्यंत्र है तो इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच में जो दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं झकझोर करके रख देती हैं कि स्वार्थ के लिए क्या कोई इतना गिर सकता है, किसी को इस तरीके से मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। लोभ कुछ भी करा सकता है, लालच कुछ भी करा सकता है। अगर ये षड्यंत्र है तो बहुत निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। अगर षड्यंत्र नहीं है तो फिर क्या तकनीकी खराबी है? अगर तकनीकी खराबी है तो फिर डीजीसीए को इसका रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए कि कभी भी जब कोई प्लेन जाते हैं, कोई विमान जाते हैं, आप इनके टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक क्यों नहीं करते हैं? हम एक तरफ विमानन क्षेत्र में बहुत बड़े बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के प्लेन क्रैश, हमने अहमदाबाद की घटना देखी, अब इतनी बड़ी घटना देखी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं एविएशन जो मिनिस्ट्री है, उस एविएशन मिनिस्ट्री के ऊपर कि क्या आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डीजीसीए के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, अगर ये तकनीकी दिक्कत है। तीसरा, अगर देखो ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल, तो हमें फिर इसको लेकर भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए कि ऑपरेशनल की दिक्कत थी, मतलब पहले से कोई दिक्कत थी, पता था, लेकिन फिर भी उसको साइड किया गया, जो कि हमारा बेसिक नेचर है। हमें फीवर भी आता है तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मेडिकल शॉप के पास टैबलेट लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो लंबा ट्रीटमेंट देगा, हम शॉर्ट में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये मेंटलिटी भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हमको इसको बदलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। देखो, यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा डिप्टी सीएम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनके साथ हो सकता है तो कल ऐसा ना हो कि किसी बहुत बड़े जो हमारे नेता हैं उनके साथ भी कुछ हो जाए, देश के जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनके साथ कुछ हो जाए, कोई कॉन्स्पिरेसी कर दे किसी भी तरीके से। तो इसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई जानी चाहिए और इस हाई लेवल जो कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच की जानी चाहिए और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर यूं ही चलता रहेगा ये कारवाई इस तरीके से, तो कल इसके परिणाम बहुत खतरनाक हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दुख है, शोक की लहर है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को लड़ने की क्षमता दे और हिम्मत दे।
ठीक है, मुझे उम्मीद है ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट खबर क्या है, देखो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे सेल है ये आपकी बढ़ चुकी है और ये 31 जनवरी इसमें अंतिम तिथि है। 31 जनवरी ये 77% ऑफ और डबल वैलिडिटी आपको मिल रहा है अगर आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं। चाहे भले आप SIP 2026 को परचेज करते हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही मिनिमम दाम में आपको मिल रहा है पूरा 1 साल की तैयारी का मौका। 2028 के लिए निर्माण हमारा बैच है। आप समझिए कि पूरा 2 साल बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरा 3 साल आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और फिर आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। तो निर्माण 2028 में भी हम लोग एनरोल कर सकते हैं वाई यूजिंग GRS लाइव कोड। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।